Good evening to all of you. Today we are going to start the 11th lecture of permutation and combination. आज हम कुछ मिसलिनियस सी चीजें करेंगे जिसमें शुरुआत है हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स में है हमारे पास लेट एनी नंबर n which is capital N. This is p1 raised to power alpha 1 into p2 raised to power alpha 2 into pt3 raised to power alpha 3 up to pk raised to power alpha k, where p1 p2 p3 pk are the different prime numbers और alpha 1 alpha 2 alpha k are the natural numbers जो उनकी पावर्स में है। किसी भी नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के पावर्स के प्राइम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज योर n। जैसे आगे चल करके क्वेश्चन लिखना मतलब हम करेंगे, उसको मैं अभी से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे लेता हूँ। 1 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर नोट करना। जैसे कि हम बात करेंगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 72, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो बेसिकली आप n हो गया आपका 72, जिससे कि हम जो कुछ लिख रहे हैं आप उस चीज को समझे कि हम लिख क्या रहे हैं। तो 72 मीन्स 8 9 जा 72, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2। यस और नो? अब समझ में आया कि हमने किस चीज में बात किया है। जो मैं बात कर रहा हूँ, P1 हो गया आपके पास 2, अल्फा 1 हो गया आपके पास 3 और P2 हो गया आपके पास 3, अल्फा 2 हो गया आपके पास 2। कि हम प्राइम नंबर्स के पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में अपने गिवन नंबर्स को एक्सप्रेस कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज वो अल्फा 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 में आदमी घूमता रहता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, अभी आप रिजल्ट लिखेंगे, फिर वो रिजल्ट्स में क्या क्या चीजें हैं उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट वी आर गोइंग विद द रिजल्ट्स कि जो रिजल्ट्स है वो क्या है। अब आपको ये समझ में आया कि किसी भी नंबर को हमने कैसे एक्सप्रेस किया है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 एंड n। डिवाइजर क्या होता है? जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, दैट इज नोन एज डिवाइजर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपके पास आएंगे अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा के प्लस 1। मैं बताऊंगा कि ये कैसे आए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। और इन सभी डिवाइजर्स में n और 1 को एक्सक्लूड करेंगे तो टोटल में से 2 माइनस कर दो, बिकॉज 1 इज डिवाइजर ऑफ ऑल द नंबर्स एंड नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज डिवाइजर ऑफ इटसेल्फ। तो ये 2 नंबर हटा दोगे तो आपके पास वहां चीजें आ जाएंगी। एक को एक्सक्लूड करना है तो 1 माइनस कर दो। ठीक है, नोट करें एक बार।
चले आगे। हो गया? ठीक है ऑनलाइन। अब आप देखना कि कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, उसके बाद उनके प्रूफ क्या हैं। द सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजर्स इज दिस वन, और टोटल नंबर ऑफ ways in which n can be resolved as a product of two factors is this. नोट करें एक बार। चले आगे। अब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा एक दो एग्जांपल से। हर चीज, क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आपको हर चीज पता चलेगा। बस दिमाग लगा लेना। ठीक है, और उससे अपन इसको रिलेट कर लेंगे, अपन को रिजल्ट भी याद रह जाएंगे। सो जैसे हमसे कहा गया, क्वेश्चन आप लिख लें, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 72, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। फिर हम फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू में जैसे यहां आपको दिखता है कि नहीं दिखता है कि डिवाइजर्स आर 1 इसका डिवाइजर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 12 होगा और बिल्कुल 4 होगा। बिल्कुल होगा 4। और कुछ 18, डिवाइजर्स होंगे कि नहीं होंगे? किसी को कोई शक है? कितने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है? 11, 12 आएंगे, कोई ना कोई मिसिंग है। अब कौन सा मिसिंग है देखो। क्या? हम्म, 24। 24, 36, 72। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ, मैं और आप कुछ डिस्कस कर रहे हैं पीएनसी के कॉम्बिनेशन में, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स, तुम सब कुछ लिख सकते हो। कैसे? देखो, 2 की पावर 3 के पास ऑप्शंस क्या है? हो सकता है 2 की कोई भी पावर ना ली जाए, मतलब 1, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 1 लिया जाए, और ये तो 2 के पास ऑप्शंस थे, क्योंकि आपके पास 2 की मैक्सिमम पावर है 3। हो सकता है वो एक भी पावर ना ली जाए, हो सकता है 1 ली जाए, हो सकता है 2 ली जाए, हो सकता है 3 ली जाए। इसी तरीके से 3 के पास क्या कॉम्बिनेशन है? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तुम इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर के सारे ऑप्शंस आ गए। 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 की पावर 0 से, मतलब 1 से, कितना मिलेगा? यहां का 1 यहां के 3 से, यहां का 1 यहां के 9 से। अब यहां का 2 उठा, 2 जो है वो 1 से 2 आ गया, 2 जो है 3 से 6 आ गया, 2 जो है वो 18 आ गया। दिख रहा है? तुम जितने कॉम्बिनेशन लगाते हो सब है यहाँ। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 जो है वो 1 से, 4 जो है 3 से, 4 जो है 9 से, 8 जो है 1 से, 8 जो है 3 से, 8 जो है 9 से। अब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब समझना, जब इस प्रोडक्ट, 2 मिनट रुक जा, जब इस प्रोडक्ट का, इसका प्रोडक्ट ही टोटल डिवाइजर है, तो क्या ये सम ऑफ डिवाइजर्स नहीं हो गए?
भाई ओपन करोगे तो सब प्लस 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 ही तो आ रहा है ना बीच में। तो टोटल का सम करोगे तो उसको फैक्टर के रूप में लिखोगे तो इस फॉर्मेट में आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको जीपी दिखती है कि नहीं दिखती है। जीपी का एसएन क्या था, ए इंटू आर रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन, ए है आपके पास ये आपके पास है वन। कितने टर्म्स हो गए, फोर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जीपी का सम लगाया और कुछ नहीं किया। एन को लिखने का तरीका मैंने थ्री डायरेक्ट लिखने के बजाय टू प्लस वन लिखा है क्योंकि मैं इसको इससे रिलेट करना चाहता हूं। अब आओ जो तुमने सेकंड रिजल्ट लिखा था यहां पर, फोर्थ, द सम ऑफ दीज डिवाइजर्स। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस टू की पावर टू अप टू टू की पावर थ्री। तो जब आप इसको सम के रूप में लिखोगे तो वो भी रिजल्ट आ जाएगा। अरे हाँ या ना। अगर आप सम के रिजल्ट में क्या लिखोगे तो कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कैसे क्या, पी वन रेस्ट पावर अल्फा वन प्लस वन माइनस वन अपॉन पी वन माइनस एफ वन। देखो, अरे भैया यहाँ कितने टर्म है, अल्फा वन प्लस वन है। इसके लिए क्या लिखोगे, पी टू रेस्ट पावर अल्फा टू प्लस वन माइनस वन अपॉन पी टू माइनस वन। चलते चलते पी के रेस्ट पावर अल्फा के प्लस वन माइनस वन अपॉन पी के माइनस वन। अब ये लिखा मिले तो ये मत कहना सर आपने नहीं लिखा। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो केवल, ये सम ही तो है। अरे हाँ या ना। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पर बात होती है, ये तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स है। टू के पास कितने ऑप्शन थे, फोर ऑप्शन है कि नहीं है, जीरो से लेके उसकी मैक्सिमम पावर तक, जीरो इंक्लूड कर दिया गया ना, फोर ऑप्शन है, इजंट इट, अल्फा वन प्लस वन। थ्री के पास कितने ऑप्शन है, मतलब टू प्लस वन, इसमें वन भी इंक्लूडेड है और एन भी इंक्लूडेड है। अगर इन दोनों को माइनस करना होगा तो टोटल में से माइनस टू कर दो, एक को माइनस करना है तो टोटल में से वन माइनस कर दो। बात समझ में आई नहीं आई, बधाई, नोट करें। इसलिए मैंने कहा था ना कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
सम ऑफ डिवाइजर्स में आप ये भी कह सकते हो और ये फॉर्मेटिंग भी कह सकते हो, दोनों है। गुड मॉर्निंग। चले आगे। एक मिनट, इसमें एक चीज और लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, total number of ways of resolve भाई आपका लास्ट ऑप्शन क्या था? यही था, द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे कि दो फैक्टर में रिजॉल्व करने का मतलब क्या है। 72 को आप कैसे दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज कि आप कैसे कैसे दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो। आप देखना मेरी तरफ से, 72 can be written as 1 into 72, 2 into 36, 3 into 24, 4 into 6 into 12 into 18 into 24 into 36 into 72 into। अब अगर आप देखें तो एक तरीके से आपके जितने डिवाइजर थे, कितने डिवाइजर थे? 12 डिवाइजर थे ना। अच्छा, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गया। रुको, तो फिर 9 इंटू 8 अपन ने यहां पर भी नहीं किया ना, 8 इंटू 9 भी नहीं आएगा फिर। 3, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, फिर 8 इंटू 9, 9 इंटू। आप देखें आपके जितने भी 12 डिवाइजर थे वो अगर पहले पोजीशन पे आएंगे तो दूसरे पोजीशन पे उसका काउंटर पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू में एक्सप्रेस करने में? हाँ या ना? देखें यही 12 थे आपके पास। तो अब जब प्रोडक्ट ऑफ टू के रूप में बात करो तो 1 इंटू 72 लिखो या 72 इंटू 1 लिखो, बात तो एक ही काउंट होगी। 1 इंटू 72 या 72 इंटू 1। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे चीज दो बार रिपीट होते हैं इफ योर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई 72 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर then your n can be resolved into product of two factors is half of alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1। आपको वो समझ में आना चाहिए कि हर चीज डबल 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 आएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स में ही आपने उसको हाफ कर दिया।
क्योंकि आधे इधर आएंगे तो आधे इधर आएंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिखा मेनली दिखाई देना चाहिए। तो वहां पर हमने कह दिया भैया 1/2 3+1 इंटू 2+1, ठीक है। ये आया आपका ये वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो हम +1 करके हाफ करें या -1 करके हाफ करके फिर +1 ऐड करें, वो हम बात करते हैं कैसे होता है। पहले आप इसको नोट कर लें। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? इसके बाद हमारे पास है find the number of divisors of 36, also find the sum of all divisors, also find the product of 2 पे। number of ways 36 can be resolved in product of two factors। तो आप 36 को देखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, यस और नो? दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है? अब अगर आप बात करें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टू प्लस वन इंटू 2+1, α1+1 इंटू α2+1। इसके बाद था आपका सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, टू की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 3 raised to power 0 प्लस 3 raised to power 1 प्लस 3 raised to power 2। This is the sum of all the divisors. Ritika,
चले आगे। अब आपके पास है फैक्टर्स के बारे में, तो आप देखना क्या क्या चीजें। 1 इंटू 36 प्लस 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, 18 इंटू 2, 36 इंटू 1। अब आप डिफरेंट फैक्टर्स सोचे कितने हैं आपके पास? 5 है। ये तो सब रिपीटेड है, रिपीटेड है कि नहीं है? और आप देखें कि ये एकमात्र ऐसा है जो कि सिंगल आया है, बाकी सबके सब डबल आए हैं। यस और नो? इसीलिए आप 1/2 करने से पहले 1 ऐड कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 हटाएं फिर डिवाइड करें, इसको हटा दो फिर 2 से डिवाइड कर दो जितने बचे, बाद में 1 ऐड कर दो। बात तो वही है भाई। अगर मैं कहूं नेट रिजल्ट इज 2 अल्फा प्लस 1, भाई रहेगा ऑड। ये आपको समझ में आना चाहिए, रहेगा ऑड। जब कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमेशा ऑड आएंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होगा और ये बेचारा सिंगल होगा। अब या तो आप 2 अल्फा प्लस वन करके हाफ करो, या आप हाफ ऑफ 2 अल्फा यहां पे -1 करके फिर +1 करो। बात एक ही। नेट रिजल्ट यहां से भी अल्फा +1 है और यहां से भी अल्फा +1। इसलिए देखने के दो नजरिए हो जाते हैं और कुछ नहीं है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज of resolving 36 as product of factors of 2 is 1/2, 2 plus 1 into 2 plus 1 plus 1। ये हमेशा याद रखना बेटा कि हम किसी चीज को कैसे देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने हमारे जो इतने फॉर्मूले आज लिखा है तो सब एक्सप्लेन कर दिया। बधाई। चले आगे फिर। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 130, मतलब 1350
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। हर चीज तुम देख सकते हो यहां, जैसे अगर मैं n के बारे में बात करूं तो 1350, दिस इज 2⁻1 इंटू 3⁻3 इंटू 5 स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो आप टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द इनटू टू फैक्टर्स पे भी बात कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे? अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1। हाँ या ना? बधाई हो, जगह हुआ है। Sum of all the divisors टू रेस्ट पावर 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 1 इंटू 3 रेस्ट पावर 0 प्लस 3 रेस्ट पावर 1 प्लस 3 रेस्ट पावर 2 प्लस 3 रेस्ट पावर 3, 5 रेस्ट पावर 0 प्लस 5 रेस्ट पावर 1 प्लस 5 रेस्ट पावर 2। डिवाइडेड बाई 2 करके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का भी अपन लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अब ये क्वेश्चन घर से कर लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। होमवर्क है बादल। अगर आप केवल थ्योरी थ्योरी देखते रह जाओ तो ये बहुत हैवी सा दिखने वाला टॉपिक हो जाता था। इसी तरीके से हमारा एक अगला टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी। एक्सपोनेंट का मतलब पी की कितनी पावर है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, ये लिख ले बेटा अभी। अरे बात, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल, दोनों बीच बीच में एक झपकी ले लेते हो। मैं एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जब आपने 72 को एक्सप्रेस किया तो आपने 2 की पावर 3, तो 2 इज द बेस एंड एक्सपोनेंट इज 3। तो आप किसी भी एन फैक्टोरियल में प्राइम की कितनी पावर आएगी, इसको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जीआईएफ बताया हुआ है ऑलरेडी फंक्शन में, कि कोई भी इंटीजर उसको मिलता है तो अगर इंटीजर है अंदर तो इंटीजर देगा, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आंसर होगा। तो ये आपका जीआईएफ है, यहां ये भी लिख देते हैं, वेयर बॉक्स इज जीआईएफ। ईपी एन फैक्टोरियल का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी
इन n फैक्टोरियल। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सबको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। लिखने में बड़ा अजीब अजीब सा दिखता है। दिस इज box of n upon p plus box of n upon p square plus box of n upon p cube up to box of n p raised to power s, जहां आपका p raised to power s जो है n के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। कैसे होगा, क्या होगा, हम अभी बात कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन कैसे करना है ये बात करें कि जब आप 100 फैक्टोरियल में हो गए तो 3 की कितनी पावर आएगी, इसके बारे में बात करना। क्यों ये फॉर्मूला आया वो एक अलग चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले हमें बात करना है, आपका एक्सप्रेशन क्या था, E300 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है कि 3 की कितनी पावर आने वाली है। n क्या है यहां 100, p क्या है यहां, तो आपने कहा था n अपॉन p से शुरू करें और p की पावर इंक्रीज करते जाएं। तो हमने कहा n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब प्लस n अपॉन p4। p4 कितना होगा बेटा, 3 की पावर 4 कितना आएगा 81, और 3 की पावर 5 डू यू एग्री विद मी कि आगे के सारे फैक्टर जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अब वो n से ग्रेटर आ गया। जैसे ही n से डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, आप डेसिमल में आ गए, डेसिमल में बॉक्स क्या दे देगा, 0। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको यह चीज समझ में आई होगी कि क्यों हमने n तक की ही चीज को लिया, उससे आगे जाती बाकी सारे बॉक्स 0 करेंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, इसके आगे के सारे बॉक्स 0 करेंगे। तो ये आपके पास आया 33.333 प्लस क्यों प्लस प्लस ये बात नहीं समझ में आई कि आई, मैं डिवाइड किया और कुछ नहीं किया है। डेसिमल में मैं जबरदस्ती क्यों लिखूं, क्योंकि मुझे पता है 33 पॉइंट समथिंग मुझे क्या देगा 33, 11 पॉइंट समथिंग मुझे क्या देगा बॉक्स 11, 3 पॉइंट समथिंग मुझे क्या देगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 3 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट समथिंग क्या देगा मुझे, तो कितना हो गया। तो जब आप फैक्टोरियल 100 पे बात करेंगे तो 2 की पावर समथिंग होगा, 0 नहीं लिखना चाहिए मुझे क्योंकि आप लोग 0 समझ पाओ जाओगे। मतलब इसमें आएगा जो वो आएगा 3 की पावर 48। प्राइम नंबर 3 की पावर जो है
100 फैक्टोरियल को जब तुम ओपन करोगे और प्राइम की पावर में एक्सप्रेस करोगे 48 टाइम्स 3 आएगा। अभी हम बात करेंगे कि क्यों आया है, चिंता मत करो। क्या आया है ये आना इंपॉर्टेंट है, क्यों आया है ये सेकंड थिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है बट ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आया है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अरे बिटिया अभी इधर रहे, अब आप सभी लोग सोचने और समझने की कोशिश करना। आखिरकार जब आप 100 फैक्टोरियल लिखते हैं, समझना सभी लोग, इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, चलते चलते कहीं 18 भी मिलेगा, चलते चलते कहीं 27 भी मिलेगा, 36 भी मिलेगा, 54 भी मिलेगा, 81 भी मिलेगा, 99 भी मिलेगा। यस और नो? और 100 आएगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देखें, जब आप यहां पे बात कर रहे हैं बाकी सब तो ठीक है, यह है 3 की पावर 1, यहां है 2 इंटू 3 की पावर 1, यह आया 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर, बाकी सारे नंबर्स में नहीं लिख रहा हूं, 3 स्क्वायर है। एट द मोमेंट, अब मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान देना। एट द मोमेंट आप लिखते हैं बॉक्स 100/3, इसका मतलब आप 3 की एक एक पावर सब में से कॉमन निकाल ले रहे हैं। आप सोचें 100 में 3 के कितने मल्टीपल आएंगे? 33 आएंगे, 33 आएंगे कि नहीं आएंगे? इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? फाइनल रिजल्ट 3 का टेबल शुरू कर दो, 99 जाते जाते 33 आएंगे कि नहीं आएंगे टोटल? पक्का ना? तो आपने यहां से एक पावर खा ली, यहां से एक पावर खा ली, यहां की एक पावर बची रह गई 9 की टेबल वाली। 9 की टेबल की सारी पावर्स बची रहेंगी एक एक। एक मिनट, हाँ अरे तू रुक जा भाई, या फिर बाद में करना। 9 वाली बची रह गई ना, एक एक 3, 9 की पावर 2 है, उसमें से एक 3 तो आपने यहां खा लिया, अब एक 3 बचा रह गया कि नहीं बचा रह गया? अब जब आप 100/9 कर रहे हैं 3 स्क्वायर, तो आप बेसिकली यहां की चीजें खा रहे हैं। 9 की टेबल 9 से लेके 99 तक जाओ, 11 आएगा, ये रहा वो। जो बाकी बचे हुए 3 थे उनमें से ये गया, 9 की टेबल वाला गया, बट 27 वाला एक 3 बचा रह गया। जब आपने 3 पे लिया था तो एक एक 3 हर जगह से उठाया था आपने। जब आपने बॉक्स ऑफ 100/3 किया है तो आपने हर जहां भी 3 का मल्टीपल है उठा लिया, तो 9 के मल्टीपल में एक एक 3 बचा रह गया, 27 के मल्टीपल में दो दो 3 बचे रह गए, 81 वाला एक ही बार आएगा,
अरे भैया 81 वाला तो एक ही बचा है ना। अब जब आपने 9 लिया तो अब आपने 9 वाली चीज, एक एक 3 तो पहले उड़ चुके, बाद 9 के टेबल से 3 उठा रहे हो, तो 9 के टेबल वाला 3 खत्म, पक्का। अब जब आप इसके बाद 27 पे आते हो तो कहां कहां से गए, ये 3 खत्म, यहां का 3 था, ये 3 खत्म, यहां पे 3 स्क्वायर आया था तो यहां पे एक 3 बचा रह गया। जब आपने, देखो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा नोट करने का कोई मतलब भी नहीं है। जब आप यहां वाला 81 खत्म कर रहे हो, इसका मतलब आपने इसको उठाया। समझ में आई बात की क्या हुआ है, पहले 100 बाई मतलब n/p से p की जितने टेबल में आ रहा है सब उड़ा, 100/p स्क्वायर से जो p स्क्वायर था वो खत्म हुआ, जो p क्यूब आया वो वाले पावर्स खत्म किए उसने। इस तरीके से वो आगे प्रोसीड करता है। इज इट क्लियर, पक्की बात, ठीक। नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दिया। हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नोट करें, find the total number of zeros at the end of 100 factorial। बेसिक लॉजिक क्या है जीरो आने के लिए, 2 and 5, if we multiply 2 and 5 we will get 10। 10 की जितनी पावर आएगी उतने ही जीरोज आएंगे। अब ये बताओ 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर कम होगी कि 2 की पावर कम होगी? 5 की कम होगी, जितना प्राइम आगे बढ़ता जाएगा उसकी पावर उतनी कम आती जाएगी, ठीक है। तो 2 की पावर हमेशा 5 की पावर से ज्यादा रहेगी, तो 5 की जितनी पावर आएगी उतने ही तो जीरोस आएंगे, उतने ही तो 2 को वो खत्म करेगा। मैं चीजें बता देता हूं, e2 फैक्टोरियल 100/2 प्लस 100/2 स्क्वायर प्लस 100/2 क्यूब प्लस 100/2⁴ प्लस 100/2⁵ प्लस 100/2⁶। इसके आगे वो क्रॉस कर देगा, मीन्स नाउ दिस इज 50, 25, 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 12, बिल्कुल 16 6 96, 32 3 64। तो इसमें 2 की कितनी पावर आ गई, 75 और 15 97। यू आर गेटिंग 2⁻97। अगर मैं बात करूं आगे लिखने की जरूरत है क्या, मीन्स
अब खुद बताओ टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने आएंगे? अभी भी बात समझ में आई कि नहीं आई कि 5 की जो पावर आएगी, 7 की जो पावर आएगी वो 5 से भी कम आएगी। जैसे जैसे प्राइम आगे बढ़ेगा पावर्स रिड्यूस होती जाएंगी। आया ना भाई? क्या? अच्छा, 24 के बाद कौन कैसे 2 जीरो करेगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हो कि जीरो होता है? 10 लाते कैसे हो? 5 बचा ही नहीं, कैसे जीरो लाओगे? ठीक है भाई, 5 है ही नहीं तो लाओगे कैसे? और 5 की पावर हमेशा कम होगी 2 की पावर से। चले आगे। अब हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स पे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई थी, बताओगे मुझे? बिल्कुल। फिर बिल्कुल, हम बात अपनी करते हैं if 8x8 size, unit size you can say, sheet is given with lines at unit distance. हमारा चेस बोर्ड बेसिक एग्जांपल है, हमारा चेस बोर्ड। प्लीज मुझे थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए इसको। If this is size, we have 8 plus 1 vertical lines
8+1 horizontal lines. यस और नो? एक बार नोट करो, बनाओ. ओ भाई, चेस बोर्ड बाद में बना लेना यार, प्लीज. अब हम बात करेंगे, आपके पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी और 9 वर्टिकल लाइंस होंगी. अब मैं बात करना चाहता हूं, यूनिट लेंथ की लाइन पकड़ना है मुझे. सुहानी बेटा, अब इधर इधर सारे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8. यस और नो? अब चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, आपको अगर यूनिट लेंथ पकड़ना है तो जितने शीट का स्क्वायर है उतने ही ऑप्शन है. जितने साइज का स्क्वायर आपने साइज दे रखा है मुझे, उतने ही ऑप्शंस हैं. समझना. तो पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ यूनिट लेंथ साइज इज 8C. यह आएगा 8. मैं इसको कैसे देखना चाहता हूं? 8+1 -1. ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैं इसको देखना कैसे चाहता हूं, इंपॉर्टेंट ये. 8+1 -1. 8+1 क्यों? +1 क्यों? नंबर ऑफ लाइंस के लिए. -1 क्यों? ये -1 वो चीज इंडिकेट कर रहा है जिस लेंथ का मुझे साइज चाहिए. अब 2 पे देखो, तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा. देखें इधर, 1 2 3 4 5 6 7. यस और नो? तो सेकंड क्या है मेरे पास? सिलेक्शन ऑफ 2 यूनिट लेंथ size is 7C1, which is 7, and this 7 is 8+1 -2. यहां तक में किसी को कोई डाउट हो पहले तो पूछ ले. पूछ रितिका, पूछ ले. अरे पूछ ले, नहीं पूछेगी? देखो, ये काउंटिंग करनी आनी चाहिए आपको.
मैंने क्या बताया था, अगर मुझे 1x2 का रेक्टेंगल चाहिए तो 1 मैं यहां से कहीं से पिक कर लूंगा। मान लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल, ये वाली चीज मैंने, ये लेंथ मैंने पिक की, और 2 मुझे हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, कौन सा पिक करूं, ये वाला। देखो 1x2 का बना कि नहीं बना? यस और नो? चाहे मैं किसी भी साइज का कहीं भी पिक करूं, अभी तो मैं सिंपली इतना बता रहा हूं, 1 साइज का पिक करना है तो इसका मतलब क्या है, 8 + 1 - 1। अब आपको 3 साइज का पिक करना है तो क्या करोगे, 8 + 1 - 3, मतलब 6 वेज आने चाहिए, हाँ या ना? अब देखो कि तुम्हारे पास 6 वेज आते हैं कि नहीं आते। ये 3 1, ये 3 2, गिन लो भैया। नहीं दिखा, वही बना लेती। कहीं कोई समस्या किसी को? तो अगर मेरे पास n है तो कितनी लाइनें होंगी, n+1। अगर मुझे r यूनिट सेलेक्ट करना है तो वेज कितने होंगे, n+1 - r। नहीं समझ में आया? पक्की बात? चले आगे। प्लीज, अब आप चेस बोर्ड पे बात करो। आपको क्या साइज होता है चेस बोर्ड का, 8x8, ठीक है? क्योंकि इससे फिर वही, चेस बोर्ड में हमारे पास आता है ऑप्शन 8x8 साइज। अब मैं आप लोगों से n×n पे भी बात करूंगा, मैं टोटल फ्री हो जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा चेस बोर्ड पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। वन क्रॉस वन के मीन्स 8 + 1 - 1 इंटू 8 + 1 - 1, आया ना? हॉरिजॉन्टल भी 1 यूनिट चाहिए और वर्टिकल भी 1 यूनिट चाहिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों 1 यूनिट। ऑल्दो इसका फाइनल आंसर 8x8 ही है। 2x2 के स्क्वायर्स 8 + 1 - 2 इंटू 8 + 1 - 2 विच इज 7x7। 3x3 के स्क्वायर्स 8 + 1 - 3 इंटू 8 + 1 - 3 कितना आएगा, 6x6। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? 4x4 के कितने हो जाएंगे, 5 × 5,
5x5 के कितने हो जाएंगे? 4x4। 6x6 के कितने हो जाएंगे? 3x3। 7x7 के कितने हो जाएंगे? 2x2। 8x8 के कितने हो जाएंगे? यस और नो? तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज हाँ या ना? देखो ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू एन 8 स्क्वायर। हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? आर स्क्वायर वेयर आर इज इक्वल टू 1 to 8। मैंने आप लोगों को हर चीज इतनी डिटेल इसलिए बताई ताकि कुछ चीजें आप सोच पाए और समझ पाए। यहां भी मैंने एक एक चीज बता के आपको आर स्क्वायर दे दिया। अब मैं कुछ रिजल्ट्स के बारे में लिख रहा हूं, हम और आप डिस्कशन करेंगे। चले आगे। दो ब्रेकिंग है मेरे पास। if we have n cross n sheet which is break into unit length, break or mark into unit length distance. रेक्टेंगल बनाने के लिए समझना, मुझे इसमें रेक्टेंगल बनाना है। हॉरिजॉन्टल कोई भी 9 लाइंस में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई सी भी 2। हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। और कोई भी दो, मतलब कोई भी दो वर्टिकल और कोई भी दो हॉरिजॉन्टल। यस और नो? अगर n क्रॉस n की शीट है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? n प्लस। ये बात समझ में आती है नहीं आती? तो n+1 में से 2 लाइन सेलेक्ट करने के वेज कितने होते हैं? n+1 C2 हॉरिजॉन्टल, भाई वर्टिकल ले लो तुम, तुम्हें जो भी चीज दिया है, इंटू n+1 C। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? मेरे सामने बादल कितना शांत बैठता है, वैसे इसकी आवाज ही आवाज आती रहती है।
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स समेशन आर स्क्वायर, अभी आपको बताया था मैंने, नहीं बताया था? ये तो तब है जब आपके पास स्क्वायर शीट गिवन है। अभी हमने क्या लिया है? n क्रॉस n। अब शीट हम रेक्टेंगुलर लेते हैं। if m क्रॉस n rectangular sheet is given, बट ऑब्वियस है ब्रेक किस पे किया गया है? यूनिट लेंथ पे। यूनिट लेंथ पे उसकी मार्किंग है। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यहां पर एक चीज लिख लेना, m इज लेस देन n। m को हमने n से लेस कहा है। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स m plus 1 c2 into n plus 1 c2, yes or no? Total number of rectangles is m plus 1 c2 into n plus 1 c2, हाँ या ना? दो m वाली लाइन से उठानी है लाइन m साइड पे, और दो n साइड पे। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, क्या स्क्वायर की साइज m क्रॉस n से, m क्रॉस m से बड़ी हो सकती है? अगर आपने 5 क्रॉस 8 का कर रखा है, तो क्या 5 क्रॉस 5 से स्क्वायर की साइड बड़ी हो सकती है? मैं भी तो यही कह रहा हूं, नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकती ना। अब आपको सोचना पड़ेगा कि 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, अब 3 अप टू m क्रॉस m आप कैसे बनाएंगे? समेशन ऑफ आर नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब वहां पे समेशन ऑफ आर इसलिए चल गया था क्योंकि साइजेस सेम थी। हाँ, एम तक ही जाएगा, एम तक ही जाएगा, लेकिन आर क्रॉस आर थोड़ी आएगा, वो भी तो चेंज होगा। क्या होगा? पहले सोचो एक बार के लिए, समेशन तो अपन लगा लेंगे। 1 यूनिट लेंथ कैसे पिक करोगे? m प्लस 1 माइनस 1। 2 यूनिट लेंथ कैसे पिक करोगे? मतलब r यूनिट लेंथ ऐसे ही तो पिक होगी, m प्लस 1 माइनस r m साइड में, और वही r यूनिट लेंथ n साइड में चाहिए। कहां से कहां तक जाएगा r? r m से ज्यादा जा ही नहीं सकता। मतलब r will be start from m1 and move till जो भी छोटा है, नोट करें।
total number of rectangles of size P cross Q where P is on M unit side and Q is on N unit side. तो P क्रॉस Q के लिए क्या करोगे? M+1 माइनस P वेज होंगे। अरे भैया बताया था 2 के लिए क्या करते थे? 8+1 माइनस 2 M+1 माइनस P। और Q के लिए क्या करोगे? N+1 माइनस Q। क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि एक बार के लिए आपका पीएनसी यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चंस के थ्रू इस पे और बातचीत और एक्सपर्टाइजेशन होता रहेगा, जिसमें हम और शॉर्टकट्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, कई मेथोडोलॉजी होती है, जैसे बेगर्स मेथड एंड ऑल अदर थिंग। ठीक है, उस पर हमारी बातचीत होती रहेगी। ठीक है, और भी आप अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन होता है तो पिजन होल प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन हाँ दैट इज ठीक है। तो आज के आनंद की जय।